Check. Let's start. Mic check, mic check. Okay, let's start. ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाँ, एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो ना. इट्स क्लियर ना? Let's start then. Okay. So good morning everyone. Good morning all my virtual students also. सुनो ना, इसको तुमने कनेक्ट नहीं किया, लैपटॉप तुमने लगा दिया और स्क्रीन तो कनेक्ट नहीं किया. कैसे? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. बच्चों को दिख रहा है ना? हाँ ठीक. ओके. तो कल हमने हमारा आरटीपी का पहला सेशन लिया था जिसमें हमारा कंपनीज एक्ट कवर हो चुका था और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जस्ट हमने शुरुआत की थी. आई थिंक वी डिड 2 क्वेश्चंस येस्टरडे, फर्स्ट एंड द थर्ड वन, जिसमें से पहला वाला क्वेश्चन जो था मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. वर यू ऑल एबल टू आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1? तो क्वेश्चन नंबर 1 काफी सिंपल था, 5 पॉइंटर्स थे उसमें और आपको सिर्फ ये बताना था कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड था और उसी का आपको एक एक सेंटेंस या मैक्सिमम 2 सेंटेंस में आपको रीजनिंग देना होता था. तो ऐसे भी सवाल कभी कभार इंस्टीट्यूट जो है अपने एग्जामिनेशन में पूछता है और हो सकता है इंस्टीट्यूट 2 या 3 सवाल आपको पूछे सब क्वेश्चंस के तौर पे और एक एक मार्क के लिए इंडिविजुअली वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं. सूरज, ये दरवाजा लगा दो ना, बहुत आवाज आ रही है बाहर से, है ना? तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट होगा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. और इस बार सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो रियली बहुत मस्त है, तो ये क्वेश्चंस को देख के आपको मजा आ जाएगा. सो फर्स्ट let us start with the Indian Contract Act 1872, the remaining questions. Okay. सबसे पहली बात तो yesterday क्वेश्चन नंबर 2 was pending, तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो आई एम जस्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू ऑल. ये है आरटीपी फॉर जून 2023 अटेम्प्ट. ओके. मिस्टर हरीश owes payment of 3 bills to Mr. Ashish as on 31st of March 2022. First bill 12,120 का which was due in May 2018. Second bill 5,650 which was due in August 2020. और third bill है 9,680 rupees which was due in May 2021. Now Mr. Harish made the payment on 1st of April 2022 as below without any notice of how the appropriation is to be made. So basically ये जो question institute ने पूछा है, this question is relating to appropriation. तो आप लोग जानते हो 3 sections है जो appropriation के है, 59, 60 और 61. डेटर और क्रेडिटर है, सेम डेटर और क्रेडिटर है और मल्टीपल डेट्स है दोनों के बीच में.
और डेटर ने अगर क्रेडिटर को कुछ पैसा दिया है, डेटर ने अगर क्रेडिटर को कुछ पैसा दिया है, पहली बात तो ये डेट का अप्रोप्रिएशन डेटर के मर्जी के हिसाब से होता है। डेटर अगर चुप है तो क्रेडिटर के डिस्क्रिशन मतलब उसकी मर्जी से होता है, बट डेटर ने भी कुछ नहीं बोला, क्रेडिटर ने भी कुछ नहीं किया, तो ऐसे केस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब व्हाट एवर इज ड्यू फर्स्ट विल बी पेड फर्स्ट, वैसा फंडा वैसा लॉजिक लगाया जाता है। बट यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, पहला चेक जो हमारे डेटर ने दिया है उसका अमाउंट 9680 है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन ना आईसीआई के मॉड्यूल में भी था। हमने जब मैराथन के लेक्चर्स करे थे, आप लोग जानते हो मैराथन के लेक्चर्स में जैसे ही यूनिट का रिवीजन कंप्लीट हो जाता था, हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस देखते थे। सेम टू सेम क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे 9680 रुपीज का पहला चेक है और एग्जैक्ट अमाउंट एक डेट है जो ड्यू था मई 2021 में। तो आपको क्या लगता है ये चेक का अमाउंट अगर एग्जैक्ट अमाउंट है, दिस चेक विल बी मेड फॉर द पेमेंट ऑफ दिस थर्ड डेट, यस और नो गाइस? तो ये जो थर्ड डेट था 9680, क्या उसी के पेमेंट के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा? यस। तो भले ही डायरेक्टली कुछ नहीं बोला गया था, बट इनडायरेक्टली इट्स इम्प्लाइड, देयर इज अ हिंट कि ये जो चेक है हम देना ही चाहते हैं इस वाले डेट के लिए, और इसीलिए ये फर्स्ट चेक जो 9680 के लिए हमें मिला है will be used for the payment of this debt which was due in May 2021. बट अब सवाल ये उठता है दूसरा चेक जो है वो 15,000 रुपए का है। अब ये जो 15,000 का चेक है वो किसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे? What do you think? Yes. डेटर ने अगर कुछ भी नहीं बोला है तो क्रेडिटर के डिस्क्रिशन के हिसाब से होगा। तो लॉजिकली ऑब्वियस ही बात है, क्रेडिटर तो क्या करने की कोशिश करेगा? सबसे पहले यस जो टाइम बाद डेट है, जिसका लीगल कोर्स ऑफ एक्शन कुछ भी नहीं लिया जा सकता है, उसी के लिए हम उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए चाहत रखेंगे। सो बेसिकली 15,000 में से हम क्या करेंगे? 12,120 रुपीज विल बी अप्रोप्रिएटेड टू दिस डेट, और बाकी का जो अमाउंट है करो तो 15,000 माइनस 12,120 कितना अमाउंट आता है? 2,880 रुपीज विल बी appropriated to this date. Yes or no guys? अरे बोलो ना, पक्का? तो देखो हमने अगर मैराथन लेक्चर्स देखे हैं और उसके अगर क्वेश्चंस किए हैं तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपके लिए एकदम सॉर्टेड है, इट्स सेम टू सेम। तो वही वो बात होती है, तब मैंने आपको मैराथन लेक्चर्स में भी किया था, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो दिस इज सी, देखो ऐसे तो आप सवालों का जवाब दे पाओगे, बट अगर आपने सिमिलर क्वेश्चंस की ऑलरेडी प्रैक्टिस की है ना, थिंकिंग के ऊपर आपका टाइम कम जाता है, तो उसके वजह से ऑटोमेटिकली टाइम कम्स इन योर फेवर। फटाफट आपको क्या करना है? बस आंसर लिखना है, दैट्स इट। तो दूसरे जो सवाल है जो थोड़े और ट्रिकी है, जिसमें आपको सोचने की जरूरत है, कुछ क्वेश्चंस जो लेंदी है, तो फिर आप आपका समय उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर सब कुछ सॉर्टेड है और सिर्फ फिंगर्स क्रॉस लॉ का पेपर इजी आता है, तो आप 15-20 मिनट्स सेल्फ चेक के लिए और अंडरलाइनिंग के लिए भी दे सकते हो। एंड दैट इज वाई जितनी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। तो चलो आंसर लिखते हैं। सबसे पहली बात तो बड़े मार्जिन में आप लोग लिखोगे आंसर नंबर 2। यू नो यू हैव टू ड्रॉ वन मोर मार्जिन। एक मार्जिन तो ऑलरेडी ड्रॉ किया रहता है, एक आपको बड़े स्केल से छोटा मार्जिन ड्रॉ करना है फॉर द सब पॉइंट्स। सबसे पहले हैबिट डालिए कौन से सवाल का आप जवाब दे रहे हो वो लिखने के लिए। तो बड़े मार्जिन में आप लिखो आंसर 2। मोहित सिर्फ अमर को कॉल करके चाय और पानी के लिए बोलो। आंसर नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 छोटे मार्जिन में लिखो पॉइंट नंबर 1। देखो अब कितने सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख रही हूं, मैंने एग्जैक्ट लीगल लैंग्वेज लिखा भी नहीं है, मैं डिक्टेट कर रही हूं, आपको समझ में आएगा। सो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस टू मच ऑन राइटिंग द सेम लैंग्वेज एज इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक।
आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंटेशन, आपने कैसे एग्जामिनर को बताया है कि हाँ एग्जामिनर मेरे को भी लॉ समझ में आया है और मैं लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट द इंटेंशन ऑफ द आईसीआई. आईसीआई ये नहीं चाहता है कि आप मगअप करो. आईसीआई बस ये चाहता है कि आपको फेयर अंडरस्टैंडिंग हो लॉ की और आप बता पाओ यार. कल जाके अगर सपोज ये क्लाइंट है आपका और क्लाइंट आपके आंखों के सामने ये क्वेश्चन अगर रखता है तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसके सवालों के जवाब दे पाओ. दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द आईसीआई ऑल्सो, है ना. देखो पॉइंट नंबर 1 लिखो. इफ देर आर सेवरल डेथ्स. निधि पूछ रही मैम क्या पॉइंट्स को हेडिंग देना जरूरी है. निधि पॉइंट्स को हेडिंग देना जरूरी नहीं है. हेडिंग देते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं देते हो तो भी चलेगा. बस सिर्फ मेक इट श्योर आप पॉइंटर्स के हिसाब से आंसर प्रेजेंट कर रहे हो. ओके निधि. हैप्पी बर्थडे प्रीति, हैप्पी बर्थडे. क्या लिखा है आपने. इफ देर आर सेवरल डेट्स बिटवीन द सेम डेटर एंड क्रेडिटर, between the same debtor and creditor, then the payment shall be appropriated as follows. Then the payment shall be appropriated as follows. ओके फर्स्ट का ही ए पॉइंट दीजिए, ए पॉइंट, और लिखिए द डेटर has the right of appropriating the amount. The debtor has the right of appropriating the amount as per his discretion. Discretion मतलब उसकी इच्छा. As per his discretion. Discretion लिखो बेटर रहेगा. Okay, next B point. First का B point. In case of default of the debtor, in case of default of the debtor, the creditor can appropriate the payment the creditor can appropriate the payment और C point दीजिए in default of both. In default of both. डेटर ने भी कुछ नहीं बोला और क्रेडिटर ने भी कुछ नहीं किया. So in case of default of both, comma, the law will appropriate the debts in order of time. In order of time. Next, second point. तो ये हमने ना कानून का प्रोविजन दे दिया कि कानून क्या कहता है, रेफरेंस दिया है हमने लॉ का. नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, पॉइंट नंबर 2. इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, in the given case, Mr. Harish has made 2 payments by way of check. Two payments by way of check. उसी सेकेंड पॉइंट में और एक सेंटेंस आप लोग लिखोगे. One check was आवाज इंक्रीज करने बोल रहे बच्चे. एक बार चेक करो ना. सलोनी का मैसेज आया, मैम प्लीज इंक्रीज द वॉइस. One check was exactly the amount of the bill drawn. One check was exactly the amount of the bill drawn. Perfect. Saloni, you can increase the volume at your end, okay? क्या लिखा है? One check was exactly the amount of the bill drawn.
does it is implied. तो देखो स्पेसिफिकली या एक्सप्रेस करके कुछ नहीं बोला है, बट ये चीज इंप्लाइड है ना. does it is implied that this check of rupees 9,680, that this check of rupees 9,680 shall be appropriated against the bill. Shall be appropriated against the bill of rupees 9,680, which was due in May 2021. Which was due in May 2021. थर्ड पॉइंट दीजिए. चेक ऑफ रुपीज 15,000, check of rupees 15,000 can be appropriated, can be appropriated can be appropriated against any lawful debt, against any lawful debt which is due even though it is time barred. Even though it is time barred. Even though it is time barred. और एक लास्ट पॉइंट, आई थिंक पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिख दीजिए. हेंस मिस्टर आशीष हेंस मिस्टर आशीष क्या लिख रही हूं मैं, हाँ, हेंस मिस्टर आशीष कैन अप्रोप्रिएट द सेम. हेंस मिस्टर आशीष can appropriate the same, लिखा क्या आपने, can appropriate the same against the debt of rupees 12,120, which was due in 2018, which was due in 2018. And the balance against rupees 5,650, which was due in August 2020, which was due in August 2020. डन. सो देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुका है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. उसके पहले आई एम गिविंग यू 40 सेकेंड्स. इन 40 सेकेंड्स में जो भी आपको लगता है कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स को आप लोग अंडरलाइन करोगे. एंड योर टाइम, सो टेक अ पेंसिल, टेक अ स्केल, ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 40 सेकेंड्स का टाइमर मैंने भी लगा दिया. जो भी आपको लगता है इस आंसर के कीवर्ड्स है, फटाफट सेल्फ रिव्यू करो अपने आंसर को और अंडरलाइन कीजिए. कम ऑन गाइस, वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी करना है. 15 सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं. थर्टी seconds done. Last 10 seconds. Come on, guys. Okay, and your time is up. हो पाया सेल्फ रिव्यू 40 seconds में?
ठीक है, ग्रेट, वंडरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिस्टर मुकुल वॉन्ट्स टू सेल हिज कार, ठीक है। फॉर दिस ही अपॉइंट्स मिस्टर पार्थ अ माइनर एज हिज एजेंट। अच्छा एक बात बताओ, कैन यू अपॉइंट अ माइनर एज योर एजेंट? यस, आप माइनर को एजेंट की तरह अपॉइंट कर सकते हो, बट ही इज नॉट गोइंग टू बी पर्सनली लायबल। एंड मिस्टर मुकुंद, मतलब the principal, instructs Mr. Parth, the minor, that the car shall not be sold for a price less than 2 lakhs. मैंने क्लास में मेरी घड़ी का एग्जाम्पल दिया था, है ना। मिस्टर पार्थ इग्नोर्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर मुकुल एंड सेंड्स द कार टू मिस्टर नमन फॉर 1,50,000 रुपीज। तो आपने 2 लाख से नीचे के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास में क्या हुआ है, सिर्फ वॉच था और ₹700 था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। Explain the legal provisions of the Contract Act under the Indian Contract Act, whether Mr. Mukul प्रिंसिपल जो है ये 50,000 का लॉस माइनर एजेंट से क्या रिकवर कर सकता है? नहीं। और क्या मिस्टर मुकुल कैन रिकवर द कार फ्रॉम मिस्टर नमन, जिसको कार बेची गई उससे क्या हम कार ले सकते हैं? तो ये भी अलाउड नहीं है। ये जो सेल किया गया है इट्स अ वैलिड सेल बिकॉज अ माइनर कैन बी एन एजेंट। तो अब यू आर बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, तो आप कार भी मिस्टर नमन से रिकवर नहीं कर सकते, हाँ या ना? इजी पीजी। चलो ग्रेट, लिखिए आंसर नंबर 4। सबसे पहले आपको लिखना है आंसर नंबर 4। प्रीति, मैंने आपको ऑलरेडी विश कर दिया है, हैप्पी बर्थडे प्रीति। वेरी गुड कृतिका, मिस्टर कुणाल, खुशी, साक्षी, क्या बात है। तन्नुप्रिया, स्नेहा, वेरी गुड। सुरभि, गुड। आ जाइए, आंसर नंबर 4 लिखा, लिखो पॉइंट नंबर 1। द जनरल रूल सेज that a minor is disqualified from entering into a contract. The general rule says that a minor क्या लिखा आपने? is disqualified from entering into a contract. However, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करना है, पॉइंट नंबर 1 को। However, a minor can act as an agent. A minor can act as an agent. But he will not be liable. But he will not be liable to his principal, for his acts. For his acts. But a minor can act as an agent, but he will not be liable to his principal for his acts. लिखो पॉइंट नंबर 2। ये हमारा कानून है, प्रोविजन है, रेफरेंस है, इसी लॉ को क्या हम गिवन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो इसलिए पॉइंट नंबर 2 में आप लिखिए, इन द गिवन केस Mr. Mukul appoints Mr. Parth क्या? मिस्टर मुकुल अपॉइंट्स मिस्टर पार्थ, पार्थ के वहां पे लिखो अ माइनर, ब्रैकेट में लिखो अ माइनर, as his agent to sell his car at a price not less than rupees 2 lakhs. At a price not less than rupees
2 lakhs. उसी पॉइंट 2 में और एक सेंटेंस लिखो, however Parth sold the car to Mr. Naman. However Mr. Parth sold the car to Mr. Naman for rupees 1,50,000. For rupees 1,50,000. Next, point number 3. Considering these facts, we can conclude that considering these facts, we can conclude that though the contract of agency, though the contract of agency between Mukul and Parth is valid, though the contract of agency between Mukul and Parth is valid. देखो फर्स्ट वाले रेफरेंस में हमने लिखा है कि आप माइनर को एजेंट की तरह अपॉइंट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके लिखा है कि ये एजेंसी तो वैलिड है, बट मिस्टर पार्थ will not be liable to his principal for his acts. Principal with PAL. Principal, PRINCIPAL, will not be liable to his principal for his acts. उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखो, हेंस मिस्टर मुकुल cannot recover the loss of rupees 50,000. The loss of rupees 50,000. और लास्ट पॉइंट, फर्दर Mr. Naman purchased the car from the agent of Mr. Mukul and thus he got a good title. He got a good title. और एक लास्ट सेंटेंस उसी को कंटिन्यू करते हुए लिखो, हेंस मिस्टर मुकुल कैन नॉट रिकवर हिज कार फ्रॉम मिस्टर नमन. तो दोनों भी सवाल जो इंस्टीट्यूट ने पूछे उसका जवाब हमने दे दिया है. मिस्टर मुकुल कैन नॉट रिकवर हिज कार फ्रॉम मिस्टर नमन. मिस्टर मुकुल कैन नॉट रिकवर हिज कार फ्रॉम मिस्टर नमन. चलो 45 सेकेंड्स का टाइमर स्टार्ट करती हूं. सारी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है. आपका वक्त शुरू होता है अब.
Last 15 seconds. Come on, guys. And your time is up. हो पाया 45 सेकेंड्स में? ग्रेट, वंडरफुल, सही बात है। तो देखो हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है। सिक्स्थ क्वेश्चन भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है। सेवेंथ क्वेश्चन से आई थिंक सेल ऑफ गुड्स एक्ट चालू होता है, उसमें मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस बारे में बात कर रहा है। मिस्टर मुकेश इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इन दिल्ली। ही सेल्स हिज ग्रोसरी बिजनेस including goodwill worth 1 lakh to Mr. Rohit for a sum of rupees 5 lakhs. After the sale of goodwill, Mr. Rohit made an agreement with Mr. Mukesh. अभी अभी करना है क्या? रुक जाए एक मिनट। As per this agreement, Mukesh cannot open another grocery store. अच्छा देखो, पहली बात तो ये ग्रोसरी स्टोर जो है वो कहाँ रन हो रहा है? दिल्ली में। और यहां पे सेल ऑफ गुडविल हुआ है, सेल ऑफ गुडविल। और गुडविल सेल होने के बाद आपने एक अग्रीमेंट किया है और कहा है कि आप जो है दूसरा ग्रोसरी स्टोर ओपन नहीं कर सकते होल ऑफ इंडिया में, वो भी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। देखो जब गुडविल सेल होती है आप उस पर्सन को सेम बिजनेस करने से रोक सकते हो, बट आपको नहीं लगता टर्म्स और कंडीशंस रीजनेबल होना जरूरी है? ये स्टोर दिल्ली में था। मैंने आपको क्लास में चितली का एग्जाम्पल दिया था, कुछ याद है? चितली और चंदू भाई वीरानी जो बालाजी वेफर्स के ओनर है। चितली अगर पुणे में रन कर रहा है और आप यहाँ पे गुडविल का सेल अगर कर रहे हो तो आप पुणे में बिजनेस करने से रोक सकते हो, पूरे इंडिया में और दुनिया भर बिजनेस करने से रोक सकते हो। यहाँ पे अगर ये ग्रोसरी स्टोर दिल्ली में है आप वो दूसरे पर्सन को बिजनेस करने से रोक सकते हो, बट टर्म्स एंड कंडीशन क्या होने चाहिए? ओनली इन दिल्ली एंड दैट टू फॉर अ रीजनेबल टाइम। यहाँ पे आप कह रहे हो आने वाले 10 सालों के लिए पूरे इंडिया में आप ग्रोसरी स्टोर नहीं खोल सकते। आपको क्या लगता है ये रिस्ट्रिक्शन सही है? However, Mr. Mukesh opens another store. अच्छा, ये भी वो शेर है तो ये सवा शेर है। He opens another store in the same city 2 months later. What are the rights available with Rohit regarding the restriction imposed on Mr. Mukesh with reference to the Indian Contract Act 1872? बताओ आप। हाँ तो देखो, पहली बात तो ये जो रिस्ट्रिक्शन डाला गया है वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं है। सेल ऑफ गुडविल जो होता है उसमें आप भले ही दूसरे पर्सन को सेम बिजनेस कैरी आउट करने से रोक सकते हो और ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड भी होता है, बट वैलिड कब होता है? जब टर्म्स और कंडीशंस रीजनेबल होते हैं। यहाँ पे आपका टर्म और कंडीशन रीजनेबल नहीं है ना? और विद इन शॉर्ट पीरियड भी किया और सेम सिटी में भी किया है, वो उसने गलत किया है, बट ये जो अग्रीमेंट है ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, ये अग्रीमेंट हमारा वर्ड हो जाता है। हाँ या ना? लिखिए आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 लिखो, कम ऑन। रिस्ट्रिक्शन इज नॉट रीजनेबल, वेरी गुड पलक। रिश्ला गुड। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, जी हाँ हार्दिक, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, सही कहा आपने। हाँ ओके, मेरी वॉइस सुनाई देगी क्या? हाँ ठीक है, तो फिर तुम कैमरा की बैटरी चेंज कर लो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ आंसर। आंसर नंबर 5। इज इट ओके नाउ मोहित?
Is it fine? I can continue? Okay. Point 1 लिखिए. An agreement that restricts a person. आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करके खत्म करेंगे. हाँ, टाइम लगे तो लगने दो. 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है. तो कल हमारा सिर्फ पार्टनरशिप और LLP बचेगा. इज दैट ओके? ठीक है, थैंक यू. एक आधा क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी मैं दे सकती हूँ, है ना? तो आपको भी खुद राइटिंग प्रैक्टिस होना जरूरी है. क्या लिखा आपने? एन अग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन an agreement that restricts a person from carrying a lawful business is void. From carrying a lawful business is void. उसी पॉइंट 1 को कंटिन्यू करते हुए लिखो. However, there are certain exceptions to this. However, there are certain exceptions to this. One such exception is sale of goodwill. देखा आपने कितने सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है. One such exception is sale of goodwill. सेकेंड पॉइंट लिखिए. However, this exception will be valid. However, this exception will be valid if सेकेंड का ए पॉइंट दो. 2A. if A पॉइंट लिखिए. The restriction is from carrying on a similar business. The restriction is from carrying a similar business. B point. The restriction should be for a reasonable time. और C point दीजिए. The restriction shall be for a reasonable place. The restriction shall be for a reasonable place. Next, point number 3. In the given case, Mukesh sold his goodwill नहीं, एक मिनट. हाँ, बराबर. Mukesh sold his goodwill and this agreement contained a restriction for not carrying on similar business in whole of India for the next 10 years. In whole of India for the next 10 years. Which is unreasonable. Next point, what is it? 4th. Hence, Mr. Rohit cannot take any legal action against Mr. Mukesh. Hence, Mr. Rohit cannot take
any legal action against Mr. Mukesh. And such an agreement in restraint of trade is void. And such an agreement क्या लिखा है between हाँ and such an agreement in restraint of trade is void. हार्दिक का सवाल आया है मैम, इसने ऑफर किया और इसने एक्सेप्ट भी किया तो अग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए ना. ऐसा नहीं होता बेटा. दीज अग्रीमेंट्स आर अग्रीमेंट्स व्हिच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. एक्ट में ही लिखा गया है कि ये सारी चीजें एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर की गई है. उसके कितने सारे पॉइंट्स थे आपको याद है. एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, किसी को शादी करने से रोकना याद है आपको. इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए अगर आप अग्री करते हो, समथिंग दैट इज अनसर्टेन, restricting someone to take legal actions, these agreements are expressly declared as void. आपने ऑफर दिया, दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट भी कर दिया, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है. कानून ने इसको स्पेसिफिकली void डिक्लेयर किया है. ये सुनो गाइस. एंड आई थिंक देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म. मिस्टर पी left his carriage on these premises. Okay. The landlord of D seized the carriage against the rent due from D. अच्छा, आपको समझा हुआ क्या है. P left his carriage on D's premises. Landlord of D seized the carriage, और कैरेज D का नहीं P का था, और लैंडलॉर्ड ने क्या किया, P का कैरेज सीज कर लिया, मतलब जब्त कर दिया. Against the rent due from D. P paid the rent and got the carriage released. And now can P recover the amount from Mr. D? आपको क्या लगता है. लैंडलॉर्ड ने P का कैरेज उठा लिया और इसलिए P ने क्या किया, D का रेंट दे दिया और अपना अपना कैरेज अपने पास वापस ले लिया, क्योंकि नुकसान तो P का हुआ है ना, कैरेज उसका उठाया गया है. तो इस बंदे ने क्या किया, D का रेंट दे दिया और अपना कैरेज अपने पास वापस मांग लिया. अब सवाल ये उठता है, क्या P D से जो रेंट का पैसा उसने दिया है अपने लिए नहीं, D के लिए, वो रिकवर कर सकता है. यस. आपको पता है ये कौन सा ग्राउंड होगा, पेमेंट डन बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. याद है आपको. तो ये P इज एन इंटरेस्टेड पर्सन यार, क्योंकि कैरेज उसका गया है, D का क्या जा रहा है. तो इसलिए आपने अगर उसके बिहाफ पे पैसा दिया है, you have the right to recover that amount from that other person. Yes or no guys? I think this will be a quasi contract. बराबर ना. लास्ट यूनिट नंबर 6 कॉन्टेंजेंट एंड quasi contract में आएगा ये. लिखो आंसर नंबर 6. पांच टाइप के quasi contracts है. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है ना, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, payment on behalf of a person incapacitated to enter into a contract, acts which are done which are not gratuitous in nature, वो सारे points थे, and payment by mistake or under coercion. Very good. आंसर नंबर 6. सबसे पहले तो आप आंसर नंबर 6 लिखिए. अच्छा आपने हाँ सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में था. यस. लिखो, sometimes contracts are created by operation of law. Sometimes contracts are created by operation of law. Such contracts are known as quasi contract. Such contracts are known as quasi contracts.
Such contracts are known as quasi contracts. Next point. When a person who is interested in the payment of money, when a person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay, which another is bound by law to pay, is entitled to get it reimbursed, is entitled to get it reimbursed. Is entitled to get it reimbursed by the other. Reimbursed का स्पेलिंग बोलूं क्या? By other. Next point number what? 2, 3. In the given case, in the given case, D was lawfully bound to pay the rent. D was lawfully bound to pay the rent. D was lawfully bound to pay the rent. P was interested in making the payment. P was interested in making the payment as the landlord had seized his carriage. Seize करना मतलब जब्त करना. As the landlord had seized his carriage. लास्ट क्वेश्चन में मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन करने के लिए टाइम ही नहीं दिया, भूल गई मैं. ठीक है, कोई बात नहीं. उसके बाद क्या लिखोगे आप? लास्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3 और 4 वट एवर इट इज. लास्ट सेंटेंस ना, ऐसा ही ना. हेंस बीइंग एन इंटरेस्टेड पार्टी, hence being an interested party, comma, P made the payment. P made the payment and can recover the same from D. And can recover the same from D. हो गया. इसमें तो मैं 40 सेकेंड्स ही दे रही हूँ, छोटा क्वेश्चन नहीं है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइमर्स में साउंड नहीं है क्या? बहुत ही बड़ा काम है. बीच की फीलिंग है. हाँ, ऐसा टाइमर का साउंड होना चाहिए. चलो, तो देखो, हमारा कंपनीज एक्ट हो गया और हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हो गया. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्रोक्सीमेटली 22 मार्क्स का आता है और कंपनीज एक्ट जो है वो 13 मार्क्स का आता है. तो ऐसे करके आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट 40 मार्क्स हो गया. 40 तो नहीं हुआ,
कितना हुआ 30, कितना है ये 22 मार्क्स है और ये क्या है 13 है, तो 35 मार्क्स हमारा ऑलमोस्ट हो गया, मतलब आप समझ लो हमारा ऑलमोस्ट 50% लॉ जो है वो हो चुका है। अब सेल ऑफ गुड्स दैट के क्वेश्चंस जो है ना इस बार इंस्टीट्यूट ने बहुत मस्त बनाया है, अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चंस करके, आपको ऐसे लगेगा कि भाई सच में मज़ेदार चीज़ हो रही है। और एक्चुअली छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर इंस्टीट्यूट ने ना काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस बनाए हैं, मतलब वैसे तो कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है, तो कॉन्सेप्ट भले इजी है बट जिस तरह से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया है बच्चा कंफ्यूज होने के काफ़ी चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। सो लेट्स चेक, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंफ्यूजन कम होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दैट इज द रीजन वाई वी आर डूइंग ऑल दिस, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जब आप डिस्कस करोगे ना आंसर आप रियलाइज करोगे कॉन्सेप्ट कितना इजी कॉन्सेप्ट है यार, मतलब क्या इसके ऊपर भी जेन्युइनली क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स चेक इट आउट। देखो, Avyukt purchased 100 kgs of wheat from Bhaskar at rupees 30 per kg. Now Bhaskar says that the wheat is in his warehouse in the custody of Kishore. देखो पहली बात तो ये बायर है अवयुक्त और सेलर कौन है भास्कर, बराबर ना। बट भास्कर के पास ये गुड्स का पोजेशन नहीं है, गुड्स वेयरहाउस में है और वेयरहाउस कीपर कौन है किशोर, किशोर द वेयरहाउस कीपर। किशोर confirmed Avyukt that he can take the delivery of wheat from him and till then he is holding wheat on Avyukt's behalf. गुड्स जहां पहले थे अभी भी वही है, बट पहले गुड्स भास्कर के बिहाफ पे होल्ड किए जा रहे थे, अब गुड्स अवयुक्त के बिहाफ पे होल्ड किए जा रहे हैं। Before Avyukt picks the goods from the warehouse, the whole wheat in the warehouse has flowed in the flood. ठीक है, flowed मतलब बह गए सारा का सारा माल फ्लड में। Now Avyukt wants his price on the condition, on the contention, on the stand that no delivery has been done by the seller. अवयुक्त कह रहा है कि कुछ की डिलीवरी नहीं हुई है। अब आप बताओ क्या अवयुक्त का पॉइंट सही है या गलत है? गलत है। क्या डिलीवरी हुई है? हुई है। और कौन सी डिलीवरी हुई है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मतलब आप सोचो पॉइंट कितना सिंपल है। डिलीवरी 3 टाइप की होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी हुई है एंड द काइंड ऑफ डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में इनफैक्ट गुड्स का पोजेशन जहां पहला था वही रहता है, सिर्फ द पोजेसर इज नाउ होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अ न्यू ओनर। तो जहां पहले किशोर गुड्स को होल्ड कर रहा था भास्कर के बिहाफ पे, नाउ ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अवयुक्त। डिलीवरी हुई है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो अवयुक्त का ये जो स्टैंड है कि डिलीवरी हुई नहीं है, ये स्टैंड गलत है, हाँ या ना। लिखिए आंसर नंबर 7। रीड किया हुआ है क्या आपने? याद नहीं आ रहा है मुझे। किसने सोचा था कि डिलीवरी के टाइप्स और वो भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? इनफैक्ट गोल्ड मेडल एग्जामिनर को बनाना देना चाहिए हमें ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए। चलो लिखिए। हाँ, इसीलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहता है आपके लिए। आपको पता है अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए बस 10-11 दिन ही बचे हुए हैं, तो मैं आज शाम को एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि आने वाले 10 दिनों में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज दीज 10 days आर द मोस्ट क्रूशल डेज इन योर लाइफ नाउ। ओके, तो आने वाले 10 दिनों में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए और कैसा किसको आपको टाइम देना चाहिए, आपकी मेंटालिटी, आपकी फीलिंग्स, उन सब के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कुछ 6-7 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दूंगी, बट बहुत फायदेमंद रहेगा, है ना। तो आई जस्ट शेयर इट विथ यू। अभी आप लोग अगर इंस्टा पे नहीं हो तो कैसे, टेलीग्राम पे हो आप लोग? हाँ, तो उस पर मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो लिखिए बड़े मार्जिन में आंसर नंबर 7, कम ऑन। आंसर नंबर 7 में प्लीज लिखिए पॉइंट नंबर 1,
सेल नहीं क्या, डिलीवरी कैन बी ऑफ 3 मोड्स. डिलीवरी कैन बी ऑफ 3 मोड्स. किसी ने पूछा है मैम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कितने मार्क्स के लिए आता है? इट इज 16 मार्क्स. ओके, क्योंकि आप लोग जानते हो भले ही लॉ 60 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स इज कंपल्सरी. विथ ऑप्शंस वो अप्रोक्सीमेटली 72 मार्क्स के आसपास जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है और बाकी में से आप एक क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो ना. क्या लिखा आपने? डिलीवरी कैन बी ऑफ 3 मोड्स. उसी में आप पॉइंटर्स दो, ए बी सी लिखो. 3 मोड्स कौन से? कम ऑन. एक्चुअल डिलीवरी, symbolic delivery and constructive delivery. Actual, symbolic and constructive delivery. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अब हम एक्चुअल ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक्चुअल और सिंबॉलिक आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं बनाया गया है. क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव के ऊपर बनाया गया है, तो हमारा फोकस उसी पे रहेगा. ज्यादा इमोशनल नहीं होना है. आता सब कुछ है, मतलब सब कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है. तो यू हैव टू बी रियली स्मार्ट ऑन व्हाट इज टू बी रिटन एंड व्हाट इज नॉट टू बी रिटन. देखिए पॉइंट नंबर 2. व्हेन डिलीवरी इज डन, when delivery is done without any change in the possession of the goods, it is called as constructive delivery. It is called as constructive delivery. Here point 2 को ही कंटिन्यू करो. Here the possessor now holds the goods. Here the possessor now holds the goods on the buyer's behalf. On buyer's behalf. The नहीं आएगा. On buyer's behalf. Next, point number 3. In this case, it is clear. In this case, it is clear that the wheat has been delivered through constructive delivery. That the wheat has been delivered through constructive delivery. और लास्ट पॉइंट दीजिए. thus अव्युक्त is not right. Thus अव्युक्त is not right and he cannot claim the price back. He cannot claim the price back. चलो 40 सेकेंड्स दे रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होगा. 40 सेकेंड्स में अंडरलाइन कीजिए. कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. साउंड आएगा. कॉपीराइट तो नहीं हो जाएगा ना? आई डोंट नो, मैंने कुछ यूट्यूब पे सर्व किया था. ये देखो, ये 45 सेकेंड टाइमर काउंटडाउन विथ म्यूजिक. आई होप कॉपीराइट नहीं है. टाइम्स अप. हुआ? ठीक है, ग्रेट.
3 मार्क का सवाल है, बट कभी सोचा नहीं था ऐसा भी सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी मस्त है। क्वेश्चन नंबर 8 का लेंथ देखो आप, बट आपको पता है जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना ही छोटा उसका आंसर है। आपको एक चीज बताओ क्या, बच्चा लॉ में क्यों हारता है, मतलब क्यों फेल होता है? क्वेश्चन की लेंथ देख के वो खुद ही डर जाता है। तो इंस्टीट्यूट ने एकदम सही किया है, उसने कंटेंट के हिसाब से नहीं साइकोलॉजी से बच्चों को डरा दिया है, और किसी और को बच्चे को हराने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा अपने आप ही हार जाता है। अगर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है एंड यू कीप योर माइंड काम, बिलीव मी लॉ से ज्यादा सिंपल पेपर कोई नहीं हो सकता है। सो इट्स जस्ट अबाउट अटेम्प्टिंग द पेपर स्ट्रेटेजिकली। अगर आप इमोशनल हो गए और आप ये मेंटालिटी से ही जा रहे हो, मेरी तो इंग्लिश बहुत खराब है यार, मेरे को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं कैसे लिखूंगा यार, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आएगा, मैं इतना अभी तक कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे कुछ याद है भी या नहीं, मेरे को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। तो जेन्युइनली आप ही अपने आप को ये चीज के लिए पुश कर रहे हो कि आप हारने वाले और फेल होने वाले हो। You are supposed to actually fight with yourself. Your fight is not with anyone else. It is with you in your own mind. Go with that approach कि मैंने जो भी किया है मेरे को याद आएगा। क्यों नहीं आएगा? इतनी मेहनत की है मैंने, तो कुछ गलत किया नहीं है, तो क्यों याद नहीं आएगा? आएगा याद। और अपने आप देखना, जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे आपको मेरी आवाज सुनाई देगी और आपको चीजें याद आएगी। देखना, मैं ये आज नहीं बोल रही हूँ, बट जब पेपर होगा ना हम इस बारे में चर्चा करेंगे, तब आप मेरे को मैसेज करना और बोला हाँ मैम आपने जो कहा ना एकदम सही है, आपकी आवाज याद आ रही थी और गूंज रही थी आपकी आवाज, तब हम चर्चा करें। आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, जस्ट रीड, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। प्रियांश orders an iron window to an iron merchant for his new house। ठीक है, तो ये बंदे का घर बन रहा है, एक विंडो है और आयरन विंडो हमने ऑर्डर की है। द आयरन मर्चेंट सेंड्स हिज टेक्नीशियन टू मेक टू टेक द साइज ऑफ द विंडो। तो उसने टेक्नीशियन को बुलाया, विंडो की साइज वाइज देखी। द टेक्नीशियन कम्स टू द साइट एंड टेक्स द साइज ऑफ द एरिया वेयर द विंडो इज टू बी फिटेड। Afterwards, the iron merchant, on discussion with his technician, intimates Piyush that the cost of the window will be 5,000 and he will take 1,000 as advance। पूरी कहानी इंस्टीट्यूट बता रहा है, एक घर है, वो घर बन रहा है, एक विंडो है, विंडो हमको आयरन की बनानी है, हमने किसी को वो आयरन विंडो बनाने के लिए अपॉइंट किया है, वो अपने टेक्नीशियन को बुलाता है, वो मेजरमेंट वगैरह ले लेता है, वो बंदा कहता है 5,000 रुपए लगेंगे, आप 1,000 रुपए एडवांस दो तो ही हम ये काम बनाना शुरू करेंगे। पीयूष 1,000 रुपए एडवांस की तरह दे भी देता है और कहता है बाकी का मैं 4,000 रुपए विंडो फिट होने के बाद दूंगा, और प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, हम सब कुछ एडवांस की तरह क्यों दे देना। आफ्टर 3 days when the technician tries to fit the window made by him on the site of Priyansh, it was noticed that the size of the window was not proper। हमने स्पेसिफिकली कहा था कि इसी विंडो के लिए हमको वो आयरन क्या चाहिए पता नहीं, आयरन विंडो हमें इसी विंडो के लिए चाहिए, बट जो विंडो इसने बनाया है वो हमारे विंडो पे फिट ही नहीं हो रहा है। ओके, बिकॉज द साइज इज नॉट प्रॉपर। इसमें गलती प्रियांश की नहीं है, क्या टेक्नीशियन की है? अरे बोलो ना, टेक्नीशियन का काम ही था कि वो प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से वो विंडो उसी तरह से बनाए कि ये विंडो को फिट हो। हमारी रिक्वायरमेंट ही थी कि हम ये विंडो के लिए, मतलब ये पर्टिकुलर स्पेस के लिए हम आयरन विंडो बनाना चाहते थे। नाउ प्रियांश रिक्वेस्ट द आयरन मर्चेंट ईदर टू रिमूव द डिफेक्ट or to return his advance। The iron merchant replies that the window was specifically made for his site। तो अगर हमारी साइट के लिए स्पेसिफिकली बनी थी तो फिर उस साइज के हिसाब से होनी चाहिए थी। गलती हमारी थोड़ी ना है, गलती आपकी है कि आपने उस साइज के हिसाब से नहीं बनाया। सो ही इज नॉट गोइंग टू रिफंड द मनी। प्रियांश बोल रहा है पैसे दो, ये बोल रहा है हम क्यों पैसे दे, आप बाकी के 4,000 रो। अब आप बताओ, सपोज आपके सामने ये केस आता है तो आप क्या डिसीजन लोगे? जब कभी भी गुड्स को सेल किया जाता है, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शुड बी ऑफ अ मर्केंटेबल क्वालिटी। इम्प्लाइड कंडीशंस
implied condition as to title, implied condition as to sale by description, sale by sample and description. Goods अगर eatable है तो wholesomeness होना चाहिए. Goods should be merchantable, tradable in condition. जो हमने मांगा था क्या हमें मिला है? अगर हम कोई चीज मांगते, इट इज इम्प्लाइड कि वो चीज यहाँ पे फिट हो, तो यहाँ पे गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी के नहीं है. एंड अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन विल गिव यू द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. याद है कंडीशंस एंड वारंटीज. कंडीशन is a condition which is essential to the main purpose of the contract, and a breach of a implied condition will give you the right to resign the contract. यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट ही था कि गुड्स इस विंडो को फिट होनी चाहिए, जो पूरी नहीं हुई है तो हमारे लिए तो गुड्स यूजलेस है. देयर इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन which will give Priyansh the right to resign the contract. Yes or no, guys? यहाँ पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी अट्रैक्ट हो सकता है ना? तो आप दोनों भी चीजें लिख सकते हो, दोनों भी सवालों के जवाब वुड बी करेक्ट. क्योंकि आरटीपी में मर्केंटेबिलिटी का पॉइंट रेस किया है. वी विल स्टिक अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर ओनली. ओके, लिखिए पॉइंट नंबर 1. There is an implied condition in every contract of sale. क्यों सर? पैर दुख रहे, नीचे बैठ जाओ. देखिए 8th क्वेश्चन है ना, बस 9th और 10th दो करने हैं. 11th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ. 11th क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन बिटवीन अ सेल एंड एन अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है, तो ये 8th के बाद बस 2 ही क्वेश्चन बचते हैं. दैट्स इट. और अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप खड़े खड़े भी लिख सकते हो, या तो नीचे बैठ जाओ आलकी पालकी करके. पनिशमेंट जैसा लगता है. कर लो पनिश अपने आप को. क्या लिख रहे हो आप? देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल that the goods should be in a merchantable condition. Merchantable, merchantable, merchantable condition. At the time of transfer of property. At the time of transfer of property. Point number 2, breach of condition सुन ना, मोहित को बोल मेरे को थोड़ा सा ऊपर लेने के लिए, मैं बहुत नीचे दिख रही इधर. ब्रीच ऑफ कंडीशन विल गिव the buyer the right to resign the contract. Will give the buyer the right to resign the contract. Next, what is the next point? In the given case, it is clear
In the given case, it is clear that the size of the window is not proper. In the given case, it is clear that the size of the window is not proper. And thus the window is not in a merchantable condition. The window is not in a merchantable condition. मोहित थोड़ा सा मेरे को ऊपर लो ना यार, बहुत ही नीचे दिख रहा हूं मैं. और एक लास्ट पॉइंट दीजिए, हेंस द इम्प्लाइड कंडीशन as to merchantability. हाँ, yes, अभी ठीक हुआ. Was not fulfilled. And Priyansh has the right वॉइस वापस बच्चे बोल रहे वॉइस बढ़ा दो. And Priyansh has the right to avoid the contract. To avoid the contract and recover the advance back. And recover the advance back. चलो टाइमर शुरू कर रही हूं और टाइमर शुरू होता है अब. कम ऑन, जल्दी जल्दी. डन. सो टाइम इज अप. सही है, बेस्ट है. चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड देन वी आर डन फॉर टुडे. क्वेश्चन नंबर 9. ये देखो, ये वाला भी सही क्वेश्चन है, छोटे से पॉइंट के ऊपर है. सेल बाय नॉन ओनर समटाइम्स वैलिड है. ऐसा हमने कहा है कि जो गुड्स का ओनर होता है वही गुड्स को बेच सकता है, बट कुछ कुछ केसेस में सेल बाय अ नॉन ओनर इज ऑल्सो वैलिड. जैसे कि आप जॉइंट ओनर हो, या तो आप एजेंट हो, या तो अदर एक्ट जैसे कि प्लेज के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है इन केसेस में, अनपेड सेलर है इन केसेस में. इवन अ नॉन ओनर कैन सेल द गुड्स. Ayushman is the owner of a residential property situated at Indraprastha Marg, New Delhi. He wants to sell his property, and for this purpose he appoints Ravi, a mercantile agent, with a condition that Ravi will not sell the house at a price less than 5 crores. Ravi sells the house for 4 crores to Mudit, who buys it in good faith. Ravi misappropriated the money received from Mudit. Ayushman files a suit against Mudit to recover the property. Decide with reasons whether Ayushman can do so under the Sale of Goods Act. पहली बात तो इस क्वेश्चन में टेक्निकल डिफेक्ट है. अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो, इट्स अबाउट अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट अट्रैक्ट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में गुड्स मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. तो वैसे तो ये टेक्निकली क्वेश्चन ही पूरा गलत है, बट इंस्टीट्यूट ने अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया है, वी विल बी अ लिटिल ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, हम थोड़ा सा हम नजरअंदाज करेंगे.
अज्यूम करते हुए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होती है. ओके, बिकॉज इंस्टीट्यूट के सवाल के आगे हम सवाल नहीं कर सकते हैं. हमको अगर मार्क्स चाहिए तो हमें जवाब देना होगा, तो हम नजरअंदाज करेंगे. दैट्स द बेस्ट फॉर अस. ठीक है, तो वैसी वो बातें तो हम अज्यूम करेंगे. चलो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अट्रैक्ट करती है. और यहां पे आपने क्या किया है, ओनर ने ब्रोकर को अपॉइंट किया है, रवि को, एज इज एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट, टू सेल द गुड्स. एजेंट क्या प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को बेच सकता है? आपने अकाउंट्स में कंसाइनमेंट अकाउंट्स किया है. कंसाइन और कंसाइनी, कौन गुड्स का ओनर है? कंसाइनर. गुड्स का ओनर कौन है? बट गुड्स कौन बेच रहा है? एजेंट. कंसाइनी गुड्स को बेचता है ना. एग्जीक्यूटिव को जैसे कि नहीं किया आपने. बैकअप करके कुछ होता है. कंसाइनमेंट अकाउंट्स जो होता है उसमें दो पार्टीज होते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी. कंसाइनर जो है इज बेसिकली द ओनर ऑफ द गुड्स एंड कंसाइनी इज द एजेंट जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को बेचता है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को बेचता है. और ये जो सेल है जो कंसाइनी कर रहा है, इट्स अ वैलिड सेल. वैसे ही यहाँ पे हुआ है, आयुष्मान एक्चुअली प्रॉपर्टी का ओनर है, बट रवि is the agent and is selling the goods on behalf of Ayushman, and this sale will be considered as a valid sale done. Okay, लिखिए. चलो, आंसर नंबर 9. लिखो, a sale made by a mercantile agent a sale made by a mercantile agent of goods would be a valid sale. Would be a valid sale if A point दीजिए, the agent is in the possession of the goods. The agent is in the possession of the goods. Next, the agent is acting in the ordinary course of business. The agent is acting in the ordinary course of business. C point देना. The buyer acted in good faith. The buyer acted in good faith. Next, point number 2. On the basis of the above, we can conclude that Ravi has sold the property to Mudit in good faith. Ravi क्या लिखा है आपने? To Mudit, who bought it in good
फेथ, ऐसा लिखा है आपने? sold the property to Mudit, who bought it in good faith. Hence, Ayushman cannot recover his property from Mudit. Cannot recover the property from Mudit. But the loss can be recovered. But the loss can be recovered. Chalo, last question and then we are done for the day. Question number 11 would be your homework. It's a very simple question. Sale and agreement to sale का differentiation. तो ये आपका क्वेश्चन है, बिगर देखे आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। और आपको पता है जब कभी भी डिफरेंशिएशन का सवाल आता है, यू सपोज टू डिवाइड योर बुक्स इनटू 2 पार्ट्स, बराबर ना? और फिर एक जगह सेल दोगे आप, अग्रीमेंट टू सेल दोगे और सेम पॉइंटर्स का डिफरेंशिएशन आप लिखोगे। अगर आपको बेसिस आता है तो आप लिखो, अदरवाइज यू कैन स्किप राइटिंग द बेसिस ऑल्सो। यस और नो गाइस? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड देन वी आर डन। इसमें इनफैक्ट क्वेश्चन छोटा है बट आंसर लेंदी। हाँ बोलो। ओह अंडरलाइनिंग, हाँ यस, लास्ट क्वेश्चन का अंडरलाइनिंग कर लीजिए। 3, 2, 1 स्टार्ट, कम ऑन। हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कम ऑन। A agrees to sell certain goods to B on a certain date on 10 days credit. सेलर कौन है? A. बायर कौन है? B. और गुड्स बेचे जा रहे हैं ऑन क्रेडिट। The period of 10 days has expired and the goods are still in the possession of A. A कौन है? सेलर या बायर? सेलर। तो गुड्स किसके पोजेशन में है? सेलर के कि बायर के? सेलर के। 10 दिन का क्रेडिट पीरियड था और ये क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका है। गुड्स अभी भी ए के पास है और बायर ने इनका प्राइस अभी तक पे नहीं किया है। इससे क्या समझ में आता है? द सेलर इज एन अनपेड सेलर, बराबर ना? कि गुड्स बेचे गए बट फिर भी पेमेंट अभी तक नहीं मिला है और उस बीच B has become insolvent. A refuses to deliver the goods to exercise his right of lien. Can he do so under the Sale of Goods Act? क्या क्वेश्चन है यार, सवाल में ही जवाब आ गया यार, ये डालना ही नहीं चाहिए था। कितना अच्छा है हमारा एग्जामिनर। अगर आपने थोड़ा भी केयरफुली ये क्वेश्चन पढ़ा है, आपको सारा जवाब क्वेश्चन में मिल जाएगा। सेलर है, उसने गुड्स को क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया है, फिर भी बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, सेलर के पास ही गुड्स का पोजीशन है, तो इसीलिए लीन एक्सरसाइज किया जा सकता है। सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में ही है। तो देखा, थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली करो ना, लॉ सच में आपके आंखों में, मतलब हाथों में है। इट जस्ट रिक्वायर्स अ लिटिल कॉमन सेंस, बट अनफॉर्चुनेटली ना, ये यूट्यूब शॉर्ट्स और नेटफ्लिक्स की वजह से बच्चों के कॉमन सेंस ही कॉमन नहीं है।
इतने ज्यादा अडिक्टिव हो गए हैं बच्चे सोशल मीडिया से, दे हैव स्टार्टेड टू लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉमन सेंस। तो थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कामली क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन में ही आपको जवाब मिल जाएगा। ये देखिए आप, ये क्या है, इससे इससे अच्छा क्या हो सकता है यार इंस्टीट्यूट, मतलब और क्या चाहिए यार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, आप ही बताइए। लिखिए आंसर नंबर 10, कम ऑन गाइज। Unpaid seller has a right of lien. Unpaid seller has the right of lien over the goods for the price of the goods sold. For the price of the goods sold. क्या हुआ पिच पिच? For the price of the goods sold. Next, point number 2. An unpaid seller who is in possession of the goods is entitled to exercise the right of lien if A point दीजिए, the goods are sold for cash. If the goods are sold for cash and the cash is not received, next point, goods are sold on credit and the credit has expired. The goods are sold on credit and the credit has expired. C point. The buyer has become insolvent. The buyer has become insolvent. Next point. In the given case, goods were sold on credit of 10 days. Goods were sold on a credit of 10 days. उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखो, दिस पीरियड ऑफ 10 days has expired. This period of 10 days has expired. But the price has not yet been paid. But the price has not yet been paid. Goods are in the possession of Mr. A, the seller. Goods are in the possession of Mr. A, the seller.
Next point. Thus, A is entitled to exercise. Thus, A is entitled to exercise. EXERCISE. Thus, A is entitled to exercise his right of lien on the goods as the buyer has become insolvent. As the buyer has become insolvent and the term of credit has expired. And the term of credit has expired without any payment of price. Without any payment of price. चलो टाइमर लगाती हूँ. हो गया फाइनली. And your time starts now. डन. तो ऐसे करके हमारे 3 एक्ट्स का आरटीपी का डिस्कशन भी और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो चुका है. कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट. 2 ही अभी बचता है. एक है पार्टनरशिप एक्ट और दूसरा है एलएलपी एक्ट. तो मुझे लगता है 1 to 1.5 आवर में हमारा कल ये भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना. तो आप लोग खुद कर लोगे या आप चाहते हो कि मैं आपके साथ डिस्कस करके और राइटिंग प्रैक्टिस करूँ? एलएलपी और पार्टनरशिप एक्ट करवाऊँ? ठीक है, चलेगा. तो कल भी हम लोग 11:30 बजे के आसपास मिलते हैं, है ना, इसी चीज़ के लिए. तो आज शाम को मैं आपको एक छोटा सा कुछ 7 to 8 मिनट्स का वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आने वाले 10 दिनों में आपका कैसा अप्रोच होना चाहिए उस बारे में मैं आपको बताऊँगी. एंड अलॉन्ग विद दैट टुमारो वुड बी द डे व्हेन वी विल बी कंप्लीटिंग द आरटीपी डिस्कशन एंड द राइटिंग प्रैक्टिस. और कल मैं आपको 5-10 मिनट और भी कुछ बातें बता दूँगी रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन, है ना. अभी तक अगर आपने अमेंडमेंट वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अमेंडमेंट वीडियो देख लो. खैर, जो बच्चों ने मेरे लिए जून के लिए ही क्लासेस ली थी उन लोगों के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है. सारे अमेंडमेंट्स क्लास में ही ऑलरेडी कवर हो चुके हैं विद द लेटेस्ट नोट्स ऑल्सो, है ना. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू टुमारो. बाय बाय. If you all are in Pune, you all can come down to Prestige Point.